हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए 40 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज डे 16 है। और इससे पहले आपको 15 लेक्चर मिल चुके हैं। आई होप आपने वो सारे लेक्चर देखे होंगे। दोस्तों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। ठीक दोस्तों, इससे पहले आप बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे क्या ये जो आपकी 40 क्वेश्चन सीरीज है ये सफिशेंट है। तो इसका आंसर मैं करूँ, देखो ये उन लोगों के लिए सफिशेंट है जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है और वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो हाँ, अगर वो इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो कॉलेज मिल जाएगा उन्हें। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में मैं वो क्वेश्चंस लाता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम में ईजी क्वेश्चन आते हैं। ये अफवाह अभी जो आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी अफवाह उड़ी पड़ी है, बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये सिर्फ आपके मन में डर डालने की प्रयास किया जा रहा है ताकि आपसे वो हार्ड क्वेश्चंस ना लगे। हार्ड क्वेश्चंस के लिए आप उनके बैच को बाई करें, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस पेपर का लेवल हार्ड कभी हो ही नहीं सकता, ईजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, क्या ईजी टू मॉडरेट रहता है, इसलिए परेशान होने की, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, यही है। अब आपने ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सारे लगा लिए, ये आपसे हो जाते हैं। तो बस यही है, आप बुक से थोड़े अच्छे लेवल के प्रैक्टिस कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर हम आपको अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते भी हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस यही है। अब क्या 40 क्वेश्चन सीरीज को कैसे देखें, ऐसे आप थोड़ा सा 2x स्पीड पे देखिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसे स्किप कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसे देख लीजिए। ठीक, बस ऐसा कर सकते हैं आप। और जो लोग अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की वो तो इसे प्रॉपर देखें। ठीक है, चलिए। दो संख्याओं का लासा और माशा क्रमशः इतना है, यदि एक संख्या इतनी दूसरी। वेरी इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आएगा। अब उसमें चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो देख लीजिए। कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही लगेगा। कौन सा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू माशा, बस इसके अलावा कुछ नहीं लगना। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लासा इंटू मासा के बराबर होता है, बस ये कॉन्सेप्ट लगेगा। बस हो गया आंसर, आंसर तक आ गया यहाँ पर। ठीक है, दो संख्याएं कौन सी हैं, एक 20 है, दूसरी हमने मान ली क्योंकि निकालनी ही वही। लासा कितना है 120 और मासा कितना 4, तो 20 से इसे कट करोगे 6 टाइम जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 24 आ गई। बस हो गया ना, कोई दिक्कत? दोस्तों, एक दोस्त का कमेंट आ रहा था कि भैया एक दिन पढ़ाई होती है, 2 दिन नहीं होती, 3 दिन नहीं होती है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही। तो दोस्त मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं, यही तो है ना। पॉलिटेक्निक का मतलब ही ये होता है जल्दी से जल्दी जॉब लेना। ठीक, अब जॉब लेने के लिए ये समझ लीजिए कि आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। हाँ, प्राइवेट कर सकते हैं या मान लो थोड़ा सा डाउन कॉलेज से कर सकते हैं, डाउन गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन वहाँ कंपनीज नहीं आएंगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आप अपना गोल क्लियर रखिए, पर गोल को अपने माइंड में रखिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 15 दिन है, कोई डेली आप 3 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक, चलिए। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बताइए। सिंपल है, देखो अनुपात में है ना, तो हम अनुपात में है तो हम भुजा मान ले रहे एक्स। ठीक है, दूसरी आपकी हो जाएगी 5x और ये 12x। अनुपात तो वही रहा ना, हमने बस भुजा को x में मान लिया। ठीक है, तो इन तीनों, ये आपके भुजा नहीं सॉरी एंगल है। ठीक है, एंगल्स को माना है। तो इन अब एक प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल में जानते हैं कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, बस ये जानते हैं ना। तो तो ये हो गया 18x इक्वल टू 180। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, कट करोगे तो 10 आएगी। ठीक, तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो ये एंगल्स की वैल्यू क्या आ गई, एंगल्स की वैल्यू आपकी 10, एक की 5 × 10 यानी 50, एक की 12 × 10 यानी 120। तो अब बताओ इन तीन एंगल्स में सबसे बड़ा कौन है, 120। तो बस आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से, अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे पहले पढ़िए उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, पढ़ना है इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि 300 किलोमीटर टोटल यात्रा करनी है, जिसमें से 150 किलोमीटर रेल से और 150 किलोमीटर आपकी कार से की है, तो 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, घंटे कितने लगते हैं 4। ठीक, परंतु यदि वह 100 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाए तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी 10 मिनट अधिक लगने का मतलब 4 तो लगेंगे ही लगे, 10 मिनट अधिक का मतलब इसे घंटे में ही चेंज करो, 10/60। ठीक है, ये कितने हो गए, घंटा हो गया, ये टोटल घंटे मतलब आवर।
ये आवर इतने लगते हैं। अब देखते हैं ये टाइम कब लगा है, ये 4 घंटे कब लगे, जब उसने आ, आधी मतलब क्या रेल से और आधी कार से। तो हमने रेल की जो डिस्टेंस है, जो रेल की चाल है उसे एक्स मान लिया, रेल की चाल को क्या मान लिया, एक्स। यहाँ प्रॉपर लिख देना ताकि आपको दिक्कत ना हो। माना रेल की चाल जो है एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और वहीं आपकी कार की चाल बाई किलोमीटर पर आवर। आपके 10th क्लास में एक चैप्टर है दो चर रैखिक वाले समीकरण, बस वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये ब्लैक पेन ले ले। चलिए समझ आया, चाल इतनी है। अब बताओ 150 किलोमीटर दूरी तय की है, बस ये वाला फार्मूला लगेगा, समय बराबर, ये तो आपने पढ़ा है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बस वही एक्सचेंज कर दिया चाल को दूरी से। ये वाला फार्मूला लगाना है, बस इतना सा फार्मूला लगेगा। तो क्योंकि ये समय इधर समय लिखा है ना, तो इन सबको समय में कन्वर्ट कर दो। चलो 150 किलोमीटर उसने रेल से चली, क्या स्पीड से, एक्स स्पीड से। 150 किलोमीटर उसने रेल से चली, क्या स्पीड से, एक्स स्पीड से। ये टाइम मिल गया ना, ये टाइम हो गया। प्लस 150 किलोमीटर उसने कार से चली, क्या स्पीड से, बाई स्पीड से। टाइम कितना लगा सर जी, टाइम लगा 4 घंटा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अब सुनो, यदि परंतु यदि भाई 100 किलोमीटर रेल से, 100 किलोमीटर सर जी उसने किससे चली, रेल से, और शेष शेष कितनी बची, 300 है, तो शेष कितनी बची, 200। 200 किससे चली सर जी, कार से, तो उसे 10 मिनट अधिक लगे, यानी 4 में 10 मिनट हमने ऐड कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, बताओ हो गया ना। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स वाई की भी नहीं, सिर्फ एक्स की चाहिए, क्योंकि हमें वही निकालना है, ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और कुछ बचा इस क्वेश्चन में नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए भी एक आप इसमें थोड़ा सा, ये चलो पहले तो इसे सॉल्व कर लो, एक घंटे बना लो, ठीक है। तो ये काटोगे 6 आया, तो 6 24 25/6, 25/6 आवर, ठीक है, ये भी आवर ही, ठीक है। हाँ, तो सॉल्व करने के लिए माइंड लगाओ, हमें निकालना क्या है, एक्स। हम वाई को ही डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट करने का मतलब वाई को कट कर दे रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एक्स। हम ऐसी इक्वेशन सेट करेंगे, ऐसी गुणा भाग करेंगे कि हमें वाई निकालना ही ना पड़े, ठीक है, हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मिल पाए। तो देखो ये है 200, ये है 300, 150, तो कुछ करो, कुछ करो। क्या कर सकते हो आप, मतलब ऐसा करो कि 200/y और 150/y ये दोनों कट जाए, तो आप कर सकते हो, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15×4 = 60, ठीक है, 15×4 = 60, 600 हो जाएगा। और इस वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 से, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। समझ आया, हो क्या गया, हम कर क्यों रहे हैं अभी समझ में आएगा। हम देखो यहाँ 15×4 एक 150 × 4 की 600 आ गया, और 200 × 3 की 600। तो जब इसको कट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कट जाएगा, यानी हमें सिर्फ एक्स की टर्म मिलेगी, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ईजी हो जाएगा। चलो करो, तो 4 से कर रहे हैं, 15×4 = 60, यानी 600/x, ठीक है, यानी 15×4 = 60, 600/y, यानी 4×4 = 16, ठीक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये दूसरी वाली क्वेश्चन देखो, 300/x, हाँ ठीक है। अभी देखो इसकी करोगे 200 की 3 से, 600/y इज इक्वल टू 3 किससे करोगे, 3 × 3, तो 25/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को कट मार दो, ये लो, ये कट मार दिया, ये कट गई। इसीलिए इसीलिए हमने किया था, इसीलिए हमने किया था। तो 600x मतलब x आपने लिया, ये समझ आ रहा है, एक्स आपने लिया एलसीएम, तो 600 - 300, क्योंकि माइनस है ना तो इसलिए माइनस, इज इक्वल टू 16 - 25/2, ठीक, यही आया ना। आप सुनो, इसे थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख दें, ये लो, मस्त। आपने लिया 2 एलसीएम, ठीक है, और 16 × 2 = 32। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट में कर रहे हैं, बस यही है, कैलकुलेशन है, और इसमें कुछ खास नहीं है। अपॉन एक्स इज इक्वल टू 32 में से आप ये 25 कट करेंगे तो आएगा आपका 7/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 600/7, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, ये एक्स क्या है, एक्स यही तो माना था हमने, और ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में, यही आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। ये ऑप्शन फिर से गलत आए,
ये मेरे को ऑप्शन बहुत परेशान करते हैं, ऑप्शन कभी सही नहीं आता। और आज कैलकुलेशन सही की है हमने। एक बार अगेन चेक कर लें। चेक करने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ गलती हमें लग नहीं रही। अगर कोई गलती हो तो आप बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड वाली डाल देता हूँ मैं, ठीक है, तो वो हार्ड ही हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है कि मुझसे नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती, बस ये टाइम का प्रेशर रहता है, इसलिए हम ऐसे ही कर देते हैं। और कैलकुलेशन मुझे लगता है ये सही है, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, राउंड ऑफ भी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ ये सबसे, तो हम आंसर निकाल ही ले रहे हैं ना। आंसर निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का ही यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 600 डिवाइडेड बाई 7, आंसर आएगा आपका 85, 85.71, 85.71, तो मतलब राउंड ऑफ 80। इतना पीछे क्यों कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ से भी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम यही कह सकते हैं कि आपका ये वाला सही है और ऑप्शन गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण p प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस वन एक्स प्लस थ्री पी प्लस नाइन इक्वल टू जीरो के मूल समान। अब देखो, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो सकता है, क्वेश्चंस की मैं देखो कैलकुलेशन कितनी हार्ड डाली है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। मूल समान होने का मतलब क्या, डी जीरो होना। मूल समान होने का मतलब क्या, पेन ये कौन कर रहा है? मूल समान होने का मतलब डी जीरो होना, क्या होना, डी जीरो होना। डी क्या होता है सर जी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। अब बस किसी की वैल्यू पूछना, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है आपका इस क्वेश्चन में, सिक्स पी प्लस वन, यही तो बी स्क्वायर की वैल्यू, और इसका हमें करना है स्क्वायर, ठीक है। माइनस फोर, ठीक है, इंटू ए की वैल्यू क्या है, पी प्लस वन, ठीक है, ओके। और क्या, इसकी वैल्यू क्या है, पीसी की, थ्री पी प्लस नाइन, तो पी प्लस नाइन तो हमने यहाँ लिखा, थ्री यहाँ लिख दिया, ठीक है, इधर इस साइड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इक्वल टू जीरो। तो इसका हमें बस स्क्वायर खोलना है, इसके आपकी पी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 36 पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन, ओके। या एक वन सेकेंड, एक बहुत बेहतरीन चीज़ लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं हम, देखो 36 पी प्लस, अभी स्क्वायर ब्रेक, स्क्वायर नहीं खोल रहे, पी प्लस वन का स्क्वायर, कोई दिक्कत, चलिए, चार तियाँ 12 हुए, 12, ओके। पी प्लस वन आया, ठीक है, और पी प्लस नाइन आया, ठीक है, इक्वल टू जीरो आया, ओके। पी प्लस वन को कॉमन ले लिया आप, तो 36 पी प्लस वन बचा, हाँ, माइनस 12, ओके, पी प्लस नाइन बचा, ठीक, पी प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, आया ना, हाँ आया, चलिए, ठीक। अब बस अंदर वाली टर्म को सॉल्व करना है, पी प्लस वन और 36 पी प्लस 36 माइनस 12 पी माइनस 12 नेमा 108, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पी प्लस वन, ओके, 36 में से 12 पी कट करोगे तो 24 पी, और यहाँ माइनस का बचाओगे 2, और 10 में से 3 कट गई 7, ठीक, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। तो पी की वैल्यू आ गई, पी प्लस वन बराबर जीरो होगा आपका एक, और एंड 24 पी माइनस 72 बराबर जीरो होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पी प्लस वन बराबर जीरो करोगे तो पी की वैल्यू माइनस वन आ गई, ठीक। यहाँ से निकालोगे तो पी की वैल्यू 72/24 आ गई, ठीक है। और 24 तियाँ 72 होते हैं, यानी पी की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक। तो देख लो, पी की वैल्यू माइनस वन आई है, पी की वैल्यू 3 आई, ठीक, क्या सही है ये देखिए, आपकी बार तो होना चाहिए ऑप्शन ना, पी की वैल्यू 3 है, इस बार है, ठीक है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ आया ना ये क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड आती है, लेकिन आपके एग्जाम में इतनी भी हार्ड नहीं आएगी, ठीक है, इजी क्वेश्चन कैलकुलेशन आएगी। कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट अगर आपके मूल समान है तो बस डी बराबर जीरो करना, बस हो गया। एक समांतर श्रेणी का आठवां पद इतना है, और इसके 15वां पद 12वें पद से 15 अधिक है, वह समांतर श्रेणी है। दोस्तों, अगर आपको समांतर श्रेणी के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो आपने देखी होगी तो इजी वगैरह होंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन भी इजी लग रहा है तो करिए इसे, मेरे से पहले सॉल्व करिए, ठीक है, मतलब वीडियो को रोक के और सॉल्व करिए। चलिए, हमें तो कराना ही है। समांतर श्रेणी का आठवां पद यानी T8 जो है आपका 37 है, कोई दिक्कत नहीं है।
और 15वां पद यानी T15, ये किसने बोला, T15 जो है वो 12वें पद से 15 अधिक है, यानी 12वें पद से 15 अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत। T15 ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, इसलिए हमने इसमें 15 ऐड कर दिया। ठीक, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए। ठीक, तो T8 की वैल्यू इतनी है, यानी कि A+7D की वैल्यू आपकी कितनी, 37। ओके, अब देखो T15 को लिखेंगे A+14D, हाँ लिख दिया। T12 को लिखेंगे A+11D, लिख दिया, +15, यही तो है। ए से ए कैंसिल आउट, 14 में से 11 कट करोगे तो 3D इक्वल टू 15, तो D की वैल्यू 5, यहाँ से D की वैल्यू मिल गई। ठीक, और ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ए बराबर आएगा 37 माइनस 7 इंटू 5, यानी डी की वैल्यू। तो 37 माइनस 7 पंजे 35, यानी ए की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब हमको वो लिखनी समांतर श्रेणी, तो पहला टर्म तो 2 ही हो गया, दूसरी टर्म A+D होती है, यानी 5 2 7 हो गए। ठीक है, तीसरी टर्म आपकी मतलब इसमें डी ऐड करो 12, और इसमें भी डी ऐड करो, तो 12 5 17। ठीक है, तो देखो 2 7 12 17, 2 7 12, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, उनका योग इतना है और गुणनफल -1 है, संख्याएं हैं। देखो जब तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो हम क्या मानते हैं, हम मानते क्या है ये बताइए पहले। हम मानते हैं एक A/R होगी, एक आपकी ए होगी और एक AR होगी, यही तो तीन संख्याएं मानते हैं। और उनका गुणनफल, जब इनका गुणनफल करोगे तो R³ मिलेगा। ठीक है, तो वो -1 दिया है, या यूँ कह सकते हो कि जब आप इनका गुणनफल करोगे A/R इंटू ए आर, इनका गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है। तो देखो R से R कट गया, यानी A³ की वैल्यू कितनी आ गई, -1। A³ की वैल्यू माइनस किस केस में आती है, जब A की वैल्यू भी -1। ठीक है, तो A की वैल्यू -1 किस ऑप्शन में है, 1 2, ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ये तो होंगे ही नहीं, ये दो सही हैं। अब इन दोनों सही करने के लिए इन दोनों के ऑप्शंस का सम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे करने का A/R प्लस ऐसे, मतलब ऐसे A/R+A+AR बराबर 13/12, और A की वैल्यू आप जब इसमें रखेंगे, अगर उस टाइप से सॉल्व करने गए तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, R की दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, उस प्रकार से आ जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम शॉर्ट में करने के लिए क्या ऑप्शन को ही ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि यही यही दोनों में से तो कोई सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को ऐड करो, 3/4 -1 और 3, तो इसका एलसीएम, पहले ए ऑप्शन को ऐड कर रहे हैं, एलसीएम हुआ 12। ठीक है, एलसीएम हुआ 12, तो 3 3 9 और -12। ठीक है, और प्लस 3 चौके 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो अब ये देखो इसका कितना आया, 16 माइनस 12 इज 4, 4 और 9 13, 13/12, 13/12 इसका जो आया 13/12 आया ना, तो यही हमारा ये दिया है योग। ठीक है, यही तो दिया है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समझ आया ना कैसे, हमने बस ऑप्शन से ही गए हैं। ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगर वैसे करोगे, देखो कर लोगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे कर नहीं सकते, कर सकते हो। जैसे तुमने ए कॉमन लिया तो 1/R प्लस 1 प्लस ये प्लस R। ठीक है, बराबर 13/12 करोगे, ए की वैल्यू करोगे, -1 रखोगे, -1 दे जाएगा तो -13/12 हो जाएगा। R आपने कॉमन लिया तो क्या आएगा, 1 प्लस R स्क्वायर बराबर -13/12। ठीक है, अब R इधर ले जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो R की वैल्यू वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 2 आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि log 10 हो तो x के मान है। देखो log की बस एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी लग रही है, ये देख लीजिए, ये देखिए log की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब कौन सी है, ये देखो log को घातांक रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, log a b इक्वल टू अगर c है तो b बराबर a⁻c लिख सकते हो, बस यही प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखो log 10 बेस है और उस पर ये लिखा है और बराबर 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, x² माइनस 6x प्लस 45 को लिख सकते हैं 10⁻², इस वाले log की प्रॉपर्टी से। तो x² माइनस 6x प्लस 45 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर 11 और 5। ठीक, तो -11x प्लस 5x। ठीक है, -55 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया, x -11 प्लस 5 कॉमन लिया, तो x -11 ओके इक्वल टू 0, तो x -11 कॉमन लिया तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 11 आ गई
और x की वैल्यू -5 आ गई। 11 और -5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? नहीं। क्या किया? क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण और लघुगणक को मिक्स कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, डायरेक्ट फार्मूला से आया है। आप इसे सॉल्व करके बताइए। देखो ये वाला फार्मूला किसे नहीं पता वो बताओ पहले तो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आता है? नहीं आता ना। नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसमें गलत बात नहीं होती, लेकिन अब से आ जाना चाहिए ना, मतलब अब से याद कर लो। ठीक, चलिए तो बस ये वही है। देखो ए माइनस बी की फॉर्म दिख रही है, हाँ दिख रही है। और इधर देखो ए स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और प्लस से लगाया, ठीक है। और 4/x², ठीक है। तो क्या ये दिख रहा है ना एक्स, ये चीज़ आपको दिख रही, अरे हट जा भाई, ये वाली चीज़ आपको दिख रही है ना, x माइनस 2/x की क्यूब बनते हुए इसकी क्यूब बन गई और इधर इसकी क्यूब बन गई, ठीक है। दिख रहा है ना, प्रॉपर फार्मूला ही तो लिखा था। एक्स क्यूब माइनस इसकी क्यूब करोगे तो आएगा 8/x³, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं मुझे, ये 8वां क्वेश्चन था। चलिए, दो बिंदुओं 3,5 और -4,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं, इसका आंसर आप हमें बताएंगे। रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1। सही सही लिख दो ना, आपसे हो दिक्कत में फंस जाओगे। y2 माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ x माइनस x1, ठीक है। ये आपकी रेखा का समीकरण होता है अगर 2 पॉइंट दिए हो। क्या? अगर 2 पॉइंट दिए हो और अगर 1 पॉइंट दिया हो, यदि m एंड 1 पॉइंट दिया हो जो कि x1 y1 हो, ठीक है। हो तो 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 निकालेंगे बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक। ये आपकी रेखा का समीकरण होता है। तब समझ गए ना। अभी 2 पॉइंट दिए तो ये वाला लगा के आंसर बताएंगे आप हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन का नंबर क्या है? 9, 8 है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो इसे आप 8.1 कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का नेम जब आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे तो 8.1 करके दे दीजिए, ठीक। 8.1 ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। 8.1। चलिए, 12 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ी की छाया 8 मीटर लंबी है। ऊर्ध्वाधर एक आपकी छड़ी है, उसकी छाया इतनी है। उसी समय एक मीनार की छाया 40 मीटर लंबी है। मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसका आंसर आप हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। क्योंकि ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन तो आपको आते होंगे ना, इतने समय से आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप कर जाएंगे ना। अगर नहीं हो रहा तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे लिख दीजिए, ये नहीं हुआ हम बाद में बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ही ट्राई करेंगे, ठीक है। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू m² माइनस n² हो और बटे m² प्लस n², तो कॉट थीटा बताइए। ये साइन थीटा की वैल्यू दी है, ये दीजिए। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। हमने आपकी कॉन्सेप्ट सीरीज में भी यही बताया था। तो साइन थीटा हमारा एक्चुअल में क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, बस। तो m² माइनस n² अपॉन m² प्लस n², ठीक। ये लंब बटे कर्ण है। आधार निकालना है। मान लो एक यही है ना, ऐसे इस टाइप का कुछ ट्रायंगल रहा होगा, उसमें लंब m² माइनस n² है और कर्ण m² प्लस n² है। आधार की वैल्यू चाहिए, चलिए निकालिए आधार की वैल्यू। तो क्या होता है? आधार स्क्वायर बराबर लगाओगे कर्ण स्क्वायर माइनस l², ठीक है। यही तो लगाओ। कर्ण क्या है? कर्ण है सर जी m² प्लस n², यही तो है ना कर्ण। ये देखो, यही तो है ना कर्ण m²। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, लो कर दिया। माइनस का साइन लगाओ, ठीक है, लगा दिया। m² माइनस n², ठीक है, कर दिया इसका भी स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन को तुम खोल के जब सॉल्व करोगे तब तुम्हें लग जाएंगे बरसों, लेकिन ये एक फॉर्मेट है, समझ रहे हैं ना। ये एक फॉर्मेट है, जो आप समझ पा रहे होंगे तो हो जाएगा। वो फॉर्मेट बताएं क्या है? चलिए फॉर्मेट इधर बताते हैं अच्छे से, ये लीजिए। ये फॉर्मेट होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। ये फॉर्मेट आपने पढ़ा है कभी? अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आज याद कर लीजिए। आप इसे खोल के देख लीजिए घर पे, ठीक है, यही आएगा, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये फॉर्मेट आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तब भी अच्छी बात है, क्योंकि अब याद हो जाएगा। तो हमने बोला a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। कब स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 4ab, 4ab। a कितना है? m², b कितना है? n², यही तो लिखते हैं।
तो ये किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की, तो ए की वैल्यू क्या आएगी दोस्त, अंडर रूट 4m² n स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपकी 2m, ठीक। ये किसकी वैल्यू आ गई, आधार की, 2mn। अब बताओ, तीनों तीनों भुजाओं की वैल्यू मिलेगी ना आपको, तो कॉट थीटा क्या होता है सर जी, कॉट थीटा होता है आधार अपॉन लंब, ठीक है। आधार कितना है 2mn, लंब कितना है अभी देखते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, लंब कितना है m² - n स्क्वायर, ठीक, m² - n स्क्वायर। तो बताओ क्या वैल्यू आई, क्या आंसर आया आपका, ये आया 2mn m² - n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2mn m² - n स्क्वायर, यानी कि ए, ठीक है, यानी कि ए। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, नहीं होनी चाहिए। चलिए, रेखाखंड ए बी, मतलब ये रेखाखंड है, ठीक है, को समत्रिभाजित किया जाता है, ये देखो ऐसे समझिए, ये लीजिए, ये आपके रेखाखंड है, ए है जो कि है 2,3, ठीक, बी है जो कि है 6,-3, ठीक। कोई दिक्कत, को समत्रिभाजित किया था लो, एक तो ठीक किया जाता है, बी के निकटतम त्रिभाजन बिंदु यही है, यानी कि इसके निर्देशांक x, y के निर्देशांक बताइए, बताओ इसमें है क्या, इस क्वेश्चन में है क्या, ये सम त्रिभाजित किया था, अगर सम त्रिभाजित करने का मतलब है इसे वन वन वन, इसे x माना, इसे x माना, इसे x माना, सेम, मतलब अनुपात तो सेम ही रहेगा ना, तो हमने इसे, ये देखो, अगर हम इसे वन मान रहे हैं, इसे वन मान रहे हैं, इसे वन मान रहे हैं, 1:1 रेशियो में अगर ये त्रिभाजित हुए हैं, ठीक है, तो ये 1:1 रेशियो हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो कितना हुआ, 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो कितना हुआ, 1, यानी m की वैल्यू कितनी, 2, यानी n की वैल्यू कितनी, 1। अब फार्मूला लगा तो x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन, क्या होता है, हाँ, m1 प्लस m2 m x2 प्लस n x1, यही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। अब y बराबर लगा दो, y बराबर क्या होता है, m/2 प्लस n/1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से सारी पॉइंट्स की वैल्यू आपको पता है, अब आपका आंसर आ जाएगा नहीं आएगा, बताइए, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके हमें बता दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके बता दीजिए, एक्स और वाई की, अच्छा x2 x1 नहीं पता आपको, इसे भी बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लिखो, इसे मान लो x1 है आपका, ये y1 है, ठीक है, और ये आपका x2 है, और ये y2, ठीक। अब तो हो जाएगा ना, करके बता दीजिए। ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, ट्रायंगल अच्छा वाला ही बनाते हैं ना, ओके। एबीसी में ए बी बराबर ए लो, बी ए लो, सी ए लो, ए बी बराबर, यानी कि ये भुजा बराबर है इसके, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जो कि 13 है, ये भी 13 ही है, ठीक है। बी सी बराबर 10 है, ये 10 है, सेंटीमीटर में ही दिया, तो लिखना क्या, ए से खींची गई ऊंचाई, देखो ऊंचाई, ऊंचाई मैंने उस दिन भी बताया था आपको, लास्ट क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में बताया था, अगर यहाँ से आप इसकी हाइट निकालना चाह रहे हो, तो हमेशा, क्या हो रहा है, तो हमेशा लंब ही डालोगे, ठीक है, क्या, लंब ही डालोगे, ठीक, तो हमेशा लंब ही डालोगे, ठीक है, अर्थात ये कोण 90 डिग्री होगा, ये हो गई ऊंचाई निकालने के लिए। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये लाइन खींच रहा है, तो इन्हें बराबर भागों में विभाजित कर देती है, बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है ये। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये 9, ये 90 डिग्री एंगल, ये 5, ये 13, और पूछा क्या है, और ये क्या था, डी था ना, इसे खींची गई, चलो इसे डी मान लेते हैं। पूछा क्या है, एडी, यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई की जो हमने लंब डाला था वही तो पूछी, यानी ऊंचाई, हाइट ही तो पूछी, यानी एच पूछी है ना, ठीक है। अब बस इसमें क्या लगना है, समकोण त्रिभुज का वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, क्या है, एच बराबर अंडर रूट 13, यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत, 169 माइनस 25, और यहाँ से आ गया 144, और ये आ गया 12, ठीक है, सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर आपकी इसकी हाइट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है,
लीजिए वृत्त बनाते हैं सबसे पहले तो। चलिए वृत्त बन गया, इसे थोड़ा सा इधर बुलाओ। अब इसमें चतुर्भुज बनाना है, चतुर्भुज बनाना, चलो चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, वो अपने हाथ से बनाते हैं। नहीं वो भी लाइन से ही बनाएंगे, अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ से देखो ये लाइन खींची, एक लाइन, चलो पूरी करो, एक लाइन यहाँ गई, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है ना, एक लाइन ये गई और ये एक लाइन ये आ गई, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया ना, इतना तो इसमें था क्या समझ में। कह रहे ए बी सी डी चतुर्भुज बन गया, कोई भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ए बी बराबर 6, ये कितना है 6। बी सी बराबर 7, ये 7 है। सी डी बराबर 4, तो ए डी बराबर पूछा है, ये क्या होगा, हमने मान लिया ये एक्स होगा, ठीक है। चलिए, तो चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का योग, मतलब सम्मुख भुजा आपस में सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है, ठीक है। मतलब ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, डी सी, यानी कि ये बात। ए बी की सम्मुख भुजा कितनी है, डी सी, इस इन दोनों का योग बराबर होगा बी सी की सम्मुख भुजा कौन है, ए डी, इनके, ठीक है। आपस में सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है, ठीक है। तो बस यही था। ए बी डी सी कितना है, ए बी 6 डी सी 4, बी सी कितना 7, ए डी निकालना है एक्स, तो 6 4 10 में से 3 घटा है 7 घटा है 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। कुछ था इस क्वेश्चन, और ध्यान सुन लो, इन दोनों कोणों का योग भी 180 होता है, सम्मुख कोणों का योग, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है, उसमें से 2 की त्रिज्या इतनी, तीसरी गेंद की त्रिज्या बतानी। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आपका एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद थी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लो बिग आर वाली, ठीक है। उसे 3 छोटी बनाई गई, 1 2 3, ठीक। बराबर बराबर आकार का नहीं है, 1.5 है यानी छोटी है, ये 2 है यानी बड़ी है, और तीसरी वाली का हमें पता नहीं। और ऑप्शन को देखते हैं तो ये सब बड़े हैं 2 से, तो ये भी आपका, ये भी जो सर्कल होगा वो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसकी हमने मान ली R1, इसकी हमने मान ली R2, आपको कैलकुलेट करनी है R3 की, ठीक है। R3 की, ठीक, कोई दिक्कत। कह रहे हैं कि उनमें से 2 की त्रिज्या इतनी है, तीसरे की त्रिज्या इतनी है। गोलाकार गेंद को पिघलाकर बनाया गया, गोलाकार गेंद को पिघलाकर बनाया गया है, तो क्या सेम रहा होगा, सेम रहा होगा वॉल्यूम, ठीक। तो बड़े वाली गेंद का वॉल्यूम 4/3 पाई R³ बराबर होगा इस वाली गेंद के, इन तीनों के गेंद के वॉल्यूम के योग के बराबर, ठीक है। तो 4/3 पाई, ठीक है, R1 की क्यूब, ओके, 4/3 पाई R2 की क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई R3 की क्यूब, समझ आया ना, हमें 3 की निकाल, 4/3 से ये सब कट गया, कॉमन लोगे ना तो वही आएगा 4/3 पाई। तो क्या रहा, R³ अपॉन R1³ प्लस R2³ प्लस R3³, हमें चाहिए क्या, R3 का क्यूब, तो R³ माइनस R1³ माइनस R2³ निकाल लोगे, बस आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है और आंसर बताना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 15, अब बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास इतना है, इसमें पानी इतनी स्पीड से चल रहा है, 1 मिनट में पाइप द्वारा दिए गए पानी का आयतन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए आपका पाइप ऐसे कुछ है, ठीक है, बेलनाकार ही है, ठीक है। 1 मिनट में इसके पानी, मान लो पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, ठीक है। अब 1 मिनट में पानी कहाँ पहुँच जाएगा, लाइक यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया ना, यहाँ पहुँच गया पानी। 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई डिस्टेंस तुम बता देना, वही इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। 1 मिनट में पानी द्वारा तय की गई डिस्टेंस वही इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, सब कुछ किस में दिया है, 7 सेंटीमीटर, सब कुछ किस में दिया है, सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर में दिया गया है, और ये है किलोमीटर में, क्या करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो सबसे पहले मीटर पर सेकंड में, ये आ गया 18×36 यानी 10 मीटर पर सेकंड। अभी भी क्या आया है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आई है। अब डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो ये आ गई 600 मीटर इसकी डिस्टेंस, 600 मीटर डिस्टेंस आई है, लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो 600 मीटर इंटू 100, ये बन गया 600 और 10 और सेंटीमीटर।
तो ये इसकी लेंथ हो गई, या यूँ कहो हाइट हो गई, अगर आपने वैसे बेलन देखा होगा तो सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिनट में पानी यहाँ से यहीं जाएगा, यानी पाइप इतना ही भरा है, अर्थात वॉल्यूम निकालनी है ना आपको, वो इतनी आएगी। ठीक, कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन? ठीक है, चलिए। आयतन का फार्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का फार्मूला, आयतन आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू देखो 7 है ना, पाई सॉरी आर की वैल्यू 7/2 हो गई, ये व्यास है ना, तो 7/2 हो गई, लेकिन स्क्वायर है यानी 7/2 और लिख दो। एच की वैल्यू, एच मतलब वही लेंथ, ये कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, समझ रहे हो ना। 7 से 7 कट हुआ, और 2 से ये आया 11, और 2 से जब तुम इसे कट करोगे आएगा 3, ठीक, कोई दिक्कत। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 11 33, ठीक है, 3 7 21, और 2 21 और 2 23, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब। हमारा ऑप्शन किसमें दिया है, लीटर में, तो बस एक कन्वर्जन आपको आना चाहिए, वो होता है 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो 10⁻³ यानी ये 3 जीरो चले जाएंगे हमारे, इसे लीटर बना रहे हैं, 2310 लीटर, यू प्रॉपर हिंदी में लिख दें, लीटर, ओके, कोई दिक्कत? तो 2310 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन? नहीं आनी चाहिए। चलिए चलिए आगे। निम्न डेटा से माध्य ज्ञात कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है, माध्य का फार्मूला हमने कल बताया भी था आपको, उसी से आप उस फार्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये देखिए, ये इसका बारंबारता दी हुई है, मतलब आप कंफ्यूज ना होने चाहिए, ये इसकी है, ये इस वाले वर्ग की है, ये इस वाले वर्ग की है, एंड ये इस वाले वर्ग की, ठीक है, बची हुई उस वाले वर्ग की, कोई दिक्कत? हमें निकालना है माध्य। ठीक, माध्य निकालने के लिए हमें बस फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, माध्य का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या होता है, एफ आई होता है सम ऑफ बारंबारता। ठीक है, मतलब ये सब एफ आई तो हैं, तो इन सब का सम निकालोगे, 12×5 = 17, 17×3 = 20, और 20 और 30 = 50, 20 और 30 = 50, यानी सिग्मा ऑफ एफ आई आया 50। ओके, और ऐसे ही एफ आई एक्स आई क्या होती है, मिडिल टर्म, यानी 0 और 20 की 10 आई, 10 से तुम इसकी मल्टीप्लाई करो 10 50, तो वो हुआ एक एफ आई एक्स आई। ठीक है, ऐसे ही सारे को ऐड करो तो एफ आई एक्स आई आएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, निम्न से बहुलक ज्ञात कीजिए, ये लीजिए बहुलक का भी फार्मूला, और वही सेम चीज़ है। ठीक है, मतलब ये वाली 0 से 10 का 5 है, 10 से 20 का 15 है, 20 से 30 का 25 है, और 30 से 40 का 20 है, और बकाया इसका। ठीक है, इसका भी बस फार्मूला ही, अगर आपको इसका फार्मूला आता है बहुलक ज्ञात करने का, ठीक है, बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला, ये बहुलक का फार्मूला, इसे इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे जाएंगे। ठीक, चलिए, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके ना तो राजा और ना ही रानी होने की प्रायिकता। ठीक, तो ये बताओ, एक गड्डी में आपके रानी कितनी होती है? रानी होती है 4, राजा कितने होते हैं? राजा भी 4 होते हैं, यानी कि टोटल हमें जो परिणाम नहीं चाहिए वो हो गए 8। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, यानी इवेंट हमारे कौन से हो सकते हैं, 52 - 8। हमें ये नहीं चाहिए हमारे बकाया कुछ भी आ जाए, हमें बस यही तो नहीं चाहिए, यानी 44 पत्ते आ सकते हैं लेकिन 8 ना आए, तो हमारे आने की मतलब ये 44 आ जाए, हमें कुछ से कोई समस्या नहीं। हमारे अनुकूल परिणाम 44 है, हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 44, और टोटल परिणाम कितने हैं, 52 पत्ते ही हैं ना, तो बस यही, तो हमारी प्रायिकता यही होगी ना। तो इसे कट करें, 4 4 से काटें, हाँ, तो 11, और इससे काटोगे तब 26 26, ठीक है, 13 × 4 = 11/13 हमारी प्रायिकता होगी। ठीक, ये समझ आया, राजा रानी मिला के हुए 8, और हमें ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या क्या मतलब है, 44 पत्ते आ जाए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये 8 ना आए, तो 44 आने की प्रायिकता निकालनी बस। या आप कर सकते हो, जो हमें नहीं चाहिए उसकी प्रायिकता निकालते, उसे 1 में से कट कर देते,
33 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत है 33 मीटर। चलो, उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा और दुकानदार जो है विक्रय मूल्य आपका 11 मीटर के बराबर लाभ हुआ। ओके ओके, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम मान ले रहे वो जो बेच रहा है कपड़ा वो 1 रुपये पर मीटर पे कपड़ा बेच रहा है, ठीक है, माना, ठीक है, 1 रुपये पर मीटर। तो 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा है, यानी टोटल प्रॉपर प्रॉपर विक्रय मूल्य निकालो सारा कुछ का। तो 33 उसने मीटर कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा, क्या रेट पे? 1 रुपये पर मीटर। इट मीन्स उसका विक्रय मूल्य कितना है? 33 रुपये, ठीक, रुपये शुरू में लिखा जाता है, 33 रुपये आया, ठीक है, 33 रुपये तो आया। अब बताओ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, प्रॉफिट कितना आया? 11 मीटर के जो विक्रय मूल्य है, 11 मीटर कपड़ा बेचकर जो उसे पैसा मिलता है उसके बराबर लाभ कमाया, यानी 11 इंटू 1 बराबर 11 रुपये का उसने लाभ कमाया। तो बताओ क्रय मूल्य कितना आया? क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, ठीक है, तो कितना? 33 माइनस 11 यानी कि 22। तो पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हमेशा निकालते हैं लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो लाभ कितना है हमारा? 11 रुपीज़, क्रय मूल्य कितना है? 22, और 100 करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 50, 11 से काटा तो 2 से काटा इसे तो 50, ठीक। तो 50% हमारा प्रॉफिट आ गया, 50%। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन? बस यही था कि 1 इसीलिए ले ली, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी ईजी होगी, ठीक, और कुछ नहीं खास। 1 इसीलिए लिया, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो गई। कहे जूम आउट जूम इन क्यों नहीं हो रहा? चलिए, फिलहाल किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, साधारण ब्याज हमें मूलधन नहीं दिया है, तो हम साधारण ब्याज से मूलधन निकालेंगे, उसी मूलधन को चक्रवृद्धि ब्याज में रखेंगे, उसी मूलधन का यूज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए करने वाले हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो एसआई की वैल्यू हमको दी नहीं है, नहीं दी है। पी फार्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। एसआई की वैल्यू 480 है, पी की वैल्यू नहीं दी है, यानी जो हमें निकालनी है। आर की वैल्यू 8 है, टी की वैल्यू 3 है अपॉन 100, ठीक है। तो इससे जब तुम काटोगे 8 छक्का 48 यानी 60, तो और 3 से काटोगे तो आया 20, ठीक है। तो P की वैल्यू आपकी आ गई 20 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो डबल पी, यानी P की वैल्यू 2000 रुपीज़ आ गई, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। P की वैल्यू निकाली यहाँ से। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है, ये निकालते हैं उसके लिए पहले। P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, यही तो होता है, टू दी पावर n। 2 वर्षों का ही पूछा है, कितने देखो क्वेश्चन भी देख लो, 2 वर्षों का पूछा है और उसी राशि उसी दर से, ठीक है। राशि भी सौ में यानी P है, दर भी यानी 80 है। P की वैल्यू 2000 जो अभी हमने क्वेश्चन में से निकाली है। 1 8 अपॉन 100 यही तो है, दर भी तो वही है, और 2। चलिए, तो 2000 8 अपॉन से इसे काटोगे तो 25, 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे तो 25, 25 से और ये 27, 27/25 एक बार, क्योंकि 2 है ना, और 27/25 दूसरी बार, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो देखो 25 चौके 100 या 25 अट्ठे 200, ठीक है, डायरेक्ट। तो और ये काटा 5 हम 25 और 16 पंजे 80, ठीक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इस कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? ये देखिए कि है 27 × 27, जो कि 729 होते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 729 होते हैं कि मल्टीप्लाई 16 से करनी है, ठीक है। क्या आया? 11 664 को डिवाइड करना है 5 से, क्या आया? ये आया 2332.8, ठीक है, 233.8, हटाओ इसे। तो ये आ गया आपका ए, क्या आया? ए आ गया, ठीक। हमें निकालना है सी आई, सी आई होता है ए माइनस पी, ठीक है। इट मीन्स ए की वैल्यू 2332.8 माइनस पी की वैल्यू 2000, ठीक है।
तो इसे काटोगे तो आएगा 0.8233। ठीक है, 322.8 रुपीज़ आपका CI आया। ठीक, चलिए, तो 322.8 रुपीज़ आपका CI आया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है जी। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, ये देख लीजिए लास्ट में, ये जूम आउट हो गया जूम। ठीक, चलिए, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। देखो, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। ठीक, थर्मामीटर से तो टेम्परेचर मापते हैं। मैनोमीटर किसी भी द्रव का द्रव का मतलब आपके जो पाइप में भरे द्रव होते हैं उनका आप प्रेशर माप सकते हो। हाइग्रोमीटर क्या करता है, आपके वायुमंडल में जो नमी वगैरह होती है उसको मेजर करता है। ठीक, एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गतिमान कण का त्रिज्यीय त्वरण होता है। ठीक है, क्या होता है, A बराबर v²/r। ठीक, कोई दिक्कत, स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं होता है। स्पर्श रेखीय त्वरण कब होता है, जब उसकी मतलब एक समान चाल से ना हो। ठीक है, नियत वेग, वेग तो नियत है ही नहीं ना, वेग नियत क्यों नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस, शून्य त्वरण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वेग ही शून्य नहीं है, आपका वेग चेंज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, हाँ, एक दोस्त ने कमेंट किया था क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने वृत्तीय पथ पर कोई पथ कर कोई आपका कण गति कर रहा है, तो उन्होंने कहा था कि आपका त्वरण शून्य हो जाएगा। नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वेग शून्य नहीं हुआ। वेग इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वेग हर समय चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे हटती है। देखो, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ। ऊंचाई से गिराई गई गेंद की स्थितिज ऊर्जा, देखो ऊंचाई से जब तुम गेंद को गिराते हो तो वेलोसिटी पकड़ती है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। ओके, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जी का मान देखो 1/6 टाइम्स होता है। ठीक है, 1/6 टाइम। जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये जल सभी लिक्विड्स में एक अलग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, जिसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है। बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब समझते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 1 ग्राम लिक्विड वाटर बनने में 80 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। ये गलन गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है। ये क्या करती है, अवस्था चेंज करती है। लेंस की क्षमता मापी जाती है, देखो डायोप्टर मापी जाती है। ठीक है, समांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज होती है, समांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज आपकी समान होती है। डायनमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्या होता है, अगर मतलब आपकी कुंडली जो है वो मैग्नेट के बीच में रखी है, और क्योंकि जब आप उसे घुमाएंगे, ठीक है, कुंडली को, तो चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है, चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें प्रेरित धारा इंड्यूस हो जाती है। ठीक, वही आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। डायनमो मतलब होता है जनरेटर। 12C6 के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। उदासीन परमाणु में, उदासीन का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, उदासीन मतलब चार्जेस वाले नहीं। ऐसे ही अगर इस पर चार्ज होता C+ मतलब, ठीक है, तो भी अगर उदासीन बोलता तो हम मतलब ये कह रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या बताई। ठीक है, तो कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, वैसे भी ये लिखा है, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक, निम्न में से कौन ठोस अवस्था में विद्युत चालन करता है, तो आपका ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, ठोस अवस्था। बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील समूह COOH, CHO एल्डिहाइड का, OH आपका एल्कोहल का, और CO कीटोन का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 वाला तत्व संबंधित है वर्ग 2 से, क्योंकि लास्ट देखो, लास्ट वाला देखते हैं, 2 है तो वर्ग 2, 3 है तो वर्ग 3, 4 है तो वर्ग 4। ठीक है, नीला लिटमस को नीला लिटमस को लाल करने वाला विलयन है। देखो, नीला लिटमस को आपका अम्लीय विलयन लाल करता है। ठीक है, हमने एक दिन बताया था आपको, छलनी, क्षार जो है लाल को नीला करेगा। ठीक है, तो अब इसका रिवर्स है, अम्ल करता है। ठीक है, नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन में और देख लीजिए, 282 वाला तत्व संबंधित है वर्ग 2 से, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम अफबाउ रूल से करते हैं, ठीक है,
वहाँ पर आपको जो लास्ट सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको वर्क की ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसे आप अगर आप और अच्छे से करना चाहें तो इसका प्रॉपर परमाणु क्रमांक से एक तत्व एलिमेंट फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद निकालिए, ठीक है। वैसे ये टू सही है, लेकिन अगर वहीं अगर कुछ अदर नंबर्स हो जाएं यहाँ पर तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में शामिल है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन और जल दोनों शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं। देखो कपास तो आपको इसकी खेती करते हैं, रुई वगैरह से मिल जाता है। ऊन जो है वो आपके जानवर देते हैं, ठीक है। अरे मैं टिक क्यों कर रहा हूँ? ऊन जो है आपके जानवर देते हैं, जानवर जैसे भेड़ बकरी से मिल जाता है, ठीक है। नायलॉन ही है जो संश्लेषित रेशा। रेशम है, रेशम के कीड़े आपने सुने होंगे, उनसे बनता है, ठीक। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड जी, ठीक है। ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस हुए होंगे। और क्वेश्चंस कैसे थे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपसे कितने हुए, आपका स्कोर कितना आया ये भी बताइए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी एडवाइस देनी हो, कोई भी फीडबैक देना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम भी अपने लर्निंग फेज़ में हैं, हम भी आपसे सीखेंगे। आप कुछ ना कुछ बताएंगे तो हमें भी थोड़ी सी हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।